हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे केमिस्ट्री के एक महत्वपूर्ण टॉपिक हार्ड एसिड एंड हार्ड बेस, सॉफ्ट एसिड एंड सॉफ्ट बेस की। तो आइए जान लेते हैं सबसे पहले एसिड और बेस होते क्या हैं। एसिड्स एंड बेस, एसिड्स एंड बेस, हिंदी में इसे अम्ल एवं क्षार कहते हैं। अम्ल एवं क्षार। तो सबसे पहले यह जान लेते हैं कि अम्ल होता क्या है और क्षार होता क्या है। अलग अलग साइंटिस्टों के मत के अनुसार अम्ल और क्षार की अलग अलग परिभाषा दी गई है। तो सबसे पहले हम जो बात करते हैं वो बात करते हैं आर्हीनियस की। आर्हीनियस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आर्हीनियस ने एसिड और बेस के बारे में अपना क्या मत दिया। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं एसिड होता क्या है आर्हीनियस के अनुसार। तो आर्हीनियस ने क्या कहा था, वे कंपाउंड्स जो अपने एक्वस सॉल्यूशन में H पॉजिटिव आयन देते हैं, जो सब्सटेंस अपने एक्वस सॉल्यूशन में H पॉजिटिव आयन देते हैं उन्हें एसिड कहा जाता है, उन्हें एसिड कहा जाता है। और जो सब्सटेंस अपने एक्वस सॉल्यूशन में OH नेगेटिव आयन देते हैं उन्हें आर्हीनियस के अनुसार बेस कहा जाता है। तो आर्हीनियस के कॉन्सेप्ट एसिड और बेस के क्या थे, ऐसे सब्सटेंस जो अपने एक्वस सॉल्यूशन में यानी जलीय विलयन में H पॉजिटिव आयन देते हैं उन्हें हम एसिड कहते हैं, और ऐसे सब्सटेंस जो अपने जलीय विलयन में OH नेगेटिव आयन देते हैं उन्हें बेस के नाम से या क्षार के नाम से जाना जाता है। ये तो कॉन्सेप्ट हो गया जो आप 10th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, वो कॉन्सेप्ट होता था बेटा आर्हीनियस का। आज हम नए कॉन्सेप्ट की बात करेंगे। जो नया कॉन्सेप्ट होता है वो साइंटिस्ट का नाम है भैया लुईस। तो आइए जान लेते हैं कि जो लुईस साइंटिस्ट थे उन्होंने एसिड और बेस का क्या कॉन्सेप्ट दिया। तो लुईस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस। तो जो आपका लुईस थे उनका एसिड और बेस का क्या कॉन्सेप्ट था, आइए बात कर लेते हैं। तो एसिड्स क्या होते हैं लुईस के अनुसार। लुईस ने क्या कहा था कि ऐसे सब्सटेंस जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेते हैं, जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेते हैं उन्हें हम एसिड कहते हैं। एसिड्स आर दो सब्सटेंस विच एक्सेप्ट द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेते हैं उन्हें अम्ल कहा जाता है। यह कॉन्सेप्ट दिया था लुईस ने। और ऐसे सब्सटेंस जो इलेक्ट्रॉनों को डोनेट करने की क्षमता रखते हैं उन्हें हम कहते हैं बेस। तो बेसिस क्या होते हैं भैया लुईस के अनुसार, इलेक्ट्रॉन डोनर, इलेक्ट्रॉन डोनर स्पीसीज। फॉर एग्जाम्पल NH3 है हमारे पास। तो NH3 पर क्या होता है भैया, एक लोन पेयर होता है, और ये अमोनिया जो होती है ये लोन पेयर को दान करने की क्षमता रखती है। तो इसे लुईस के अनुसार बेस कहा जाएगा। या अमोनिया के पास जो लोन पेयर है वो अवेलेबल रहता है भैया डोनेशन के लिए। और जो एसिड्स होते हैं, जैसे मैं बात कर लेता हूं BF3 की। अब जो BF3 एसिड होता है इसमें फ्लोरीन की तो वैलेंसी पूरी है, इसकी आपकी बोरॉन की 1 2 3 4 5 6, बोरॉन के आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन हैं। इसका अर्थ हुआ कि बोरॉन इसमें जो एलिमेंट है उसका ऑक्टेट पूरा नहीं है। और जब किसी कंपाउंड के अंदर किसी एलिमेंट का ऑक्टेट पूरा नहीं होता है तो वे प्रजाति अनस्टेबल कहलाती हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की क्षमता रखते हैं क्योंकि इनके अंदर 6 इलेक्ट्रॉन हैं, और ऑक्टेट पूरा करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। तो इनको इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है।
तो ऐसे यौगिक जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की क्षमता रखते हैं उन्हें लुईस के अनुसार एसिड कहा जाता है। एग्जाम्पल समझ लेते हैं। एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए ये अमोनिया है, अमोनिया के पास एक लोन पेयर है, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और जो सामने इसके BF3 है। तो जो BF3 होता है इसमें मैंने बताया था बोरोन का ऑक्टेट पूरा नहीं है, तो ये क्या करेगा भैया, अपने 2 इलेक्ट्रॉनों को इसे देगा और ये जो बॉन्ड बनेगा इसे कहते हैं बेटा कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो ऐसे इलेक्ट्रॉन रखने वाले जो अपने इलेक्ट्रॉनों को दान करने की क्षमता रखते हैं तो इसे हम कहते हैं भैया बेस, और इसका नाम होता है लुईस बेस, क्योंकि लुईस ने बताया था कि जो इलेक्ट्रॉन दान करते हैं उन्हें बेस कहते हैं। और जो BF3 है ये भैया इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, तो इसे हम कहेंगे भैया लुईस एसिड। क्या कहेंगे? लुईस एसिड। तो मैंने आपको 2 साइंटिस्टों के मत के अनुसार अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस और अकॉर्डिंग टू लुईस, 2 साइंटिस्टों के मत के अनुसार मैंने आपको एसिड और बेस का कॉन्सेप्ट समझा दिया है। अब हम बात करते हैं एसिड बेस। जब हमारे समझ में आ गया तो हम बात करते हैं कि जो एसिड बेस हैं उनमें हार्ड और सॉफ्ट का क्या कॉन्सेप्ट होता है। तो सेकंड जो हमारा टॉपिक आता है उसका नाम है हार्ड एंड सॉफ्ट एसिड एंड बेस। तो जो सेकंड कॉन्सेप्ट है उसका नाम है हार्ड एंड सॉफ्ट एसिड एंड बेस। हार्ड एंड सॉफ्ट एसिड्स एंड बेसिस, ये आपका टॉपिक है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि हार्ड एसिड क्या है। हार्ड एसिड एंड हार्ड बेस, चलो दोनों की ही एक साथ पैरेलल में बात कर लेते हैं। हार्ड एसिड्स क्या होते हैं और हार्ड बेस क्या होते हैं, फिर इसके बाद हम सॉफ्ट एसिड और सॉफ्ट बेस का एक बार में कंपैरिजन कर लेंगे। तो आइए हम बात करते हैं कि हार्ड एसिड क्या होता है और हार्ड बेस क्या होता है। तो लुईस के अनुसार हमने बताया था कि लुईस के अनुसार जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होते हैं उन्हें एसिड कहा जाता है, और जो इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं उन्हें बेस कहा जाता है। तो इस कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए हार्ड एसिड की हम चर्चा करेंगे। तो ऐसे कंपाउंड जो अपने एक्वस सॉल्यूशन में मान लीजिए इसके अंदर इसका कोई एक्वस सॉल्यूशन रहा हुआ है एसिड का, एक्वस सॉल्यूशन में आसानी से इजीली डिसोसिएट, आसानी से आयनों में टूट जाते हैं। जैसे मान लीजिए इसके अंदर कोई एसिड है HCl, और ये H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आयनों में आसानी से टूट जाता है। अर्थात क्या मतलब हुआ कि ऐसे एसिड जो अपने एक्वस सॉल्यूशन में, जलीय विलयन में आसानी से इजीली डिसोसिएट हो जाते हैं, आसानी से टूट जाते हैं, तो उन्हें हम कहते हैं सॉफ्ट एसिड्स। लेकिन जो हम बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं हार्ड एसिड्स की। तो यहां पर आप बात करेंगे नॉट इजीली डिसोसिएट, जो अपने एक्वस सॉल्यूशन में आसानी से डिसोसिएट ना होते हो उन्हें हम कहते हैं हार्ड एसिड। और जब कोई वस्तु आसानी से डिसोसिएट नहीं होती है तो मैं आपको एक एग्जाम्पल से बता देता हूं। यदि किसी चीज का साइज बड़ा होता है तो उसे इस आसानी से तोड़ा जा सकता है, लेकिन जब किसी चीज का साइज छोटा होता है तो उसको तोड़ने में ग्रेटर एनर्जी या ज्यादा एनर्जी की आवश्यकता पड़ती है। यहां एनर्जी लो एनर्जी की आवश्यकता पड़ती है। तो कहने का मतलब यह है कि जो एसिड अपने सॉल्यूशन में, ये मान लीजिए HCl ना लेकर मैं कोई AB कंपाउंड ले रहा हूं, तो ये एक एसिड है जो अपने सॉल्यूशन में इजीली डिसोसिएट नहीं हो रहा है,
जब अपने सॉल्यूशन में इजीली डिसोसिएट नहीं होगा तो उसे हम हार्ड कहेंगे, क्योंकि उसको तोड़ने के लिए ज्यादा एनर्जी की आवश्यकता है, और जब ज्यादा एनर्जी की आवश्यकता होगी तो उसे हम हार्ड कहेंगे। तो लुईस के अनुसार क्या था एसिड? इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। तो हार्ड एसिड की डेफिनेशन क्या हो गई? ऐसे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स जो अपने एक्वस सॉल्यूशन में इजीली डिसोसिएट नहीं होते, उन्हें हम हार्ड एसिड कहते हैं। ऐसे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स जो अपने एक्वस सॉल्यूशन में आसानी से आयनाइज नहीं होते, उन्हें हम हार्ड एसिड कहते हैं। और सेम कॉन्सेप्ट की हम बात करते हैं हार्ड बेस की। तो हार्ड बेस क्या होते हैं, इसको जानने से पहले हम हार्ड एसिड के कुछ एग्जाम्पल आपके सामने बताते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं COF6, तो यहां पर ध्यान देंगे जो CO है और जो F है, तो जो पीछे आपको दिखाई दे रहा है फ्लोरीन, इसे तो आप कहते हैं भैया बेस और इसे आप कहते हैं एसिड। तो मैं आपको बता दूं, यहां पर जो हार्ड का मतलब है, यहां जो फ्लोरीन है, फ्लोरीन अपने ग्रुप में सबसे छोटा होता है। छोटा होता है तो छोटा होगा तो हार्ड होगा, और हार्ड है और ये है क्या? फ्लोरीन बेस। तो ये हार्ड बेस के अंतर्गत आएगा। तो हार्ड बेस और हार्ड एसिड कॉन्सेप्ट सेम होता है। यहां होता था ऐसे सब्सटेंस जो इजीली डिसोसिएट नहीं होते हैं, या ऐसे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर जो इजीली डिसोसिएट नहीं होते हैं, उन्हें हम हार्ड एसिड कहते थे। अब हम सेकंड कॉन्सेप्ट में क्या कहेंगे? ऐसे इलेक्ट्रॉन डोनर जो अपने एक्वस सॉल्यूशन में आसानी से डिसोसिएट नहीं होते, उन्हें हम हार्ड बेस कहते हैं। और जब हार्ड शब्द यूज कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका साइज कैसा होगा? छोटा ही होगा। अब देखिए, मैं इसकी बात ना करके फ्लोरीन को ही देखता हूं, तो फ्लोरीन जो होता है ये अपने ग्रुप में सबसे छोटा होता है, तो ये हार्ड होगा, और ये बेस है तो नाम हो जाएगा इसका हार्ड बेस। तो आपको समझ में आ गया होगा कि जो हार्ड बेस होते हैं वे ऐसे इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं जो अपने एक्वस सॉल्यूशन में आसानी से डिसोसिएट नहीं होते, उन्हें हम हार्ड बेस कहते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं आगे सॉफ्ट एसिड एंड सॉफ्ट बेस की। सॉफ्ट एसिड और सॉफ्ट बेस क्या होते हैं? तो आइए, सॉफ्ट एसिड्स, तो सुन लीजिए सॉफ्ट एसिड क्या है। यहां में हार्ड एंड सॉफ्ट एसिड एंड बेस जो मेन हेडिंग थी, उसके अंदर मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं सॉफ्ट एसिड्स एंड बेसिस। इसका अर्थ है इसमें सॉफ्ट एसिड और सॉफ्ट बेस दोनों को हम पढ़ेंगे। अब ये सॉफ्ट एसिड होता क्या है? तो सबसे पहले हम देख लेते हैं वे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स जो होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? एसिड कहते हैं। और जो इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं उनको हम कहते हैं बेस। अभी सेम कॉन्सेप्ट की हम बात करते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है उसे हम क्या कहते हैं भैया? एसिड कहते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन डोनर होता है उसे हम क्या कहते हैं? बेस कहते हैं। अब इसमें कॉन्सेप्ट ये आता है कि यदि ऐसे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स जो अपने एक्वस सॉल्यूशन में आसानी से क्या हो जाते हैं भैया? इजीली डिसोसिएट, जो आसानी से डिसोसिएट हो जाते हैं और आयंस में टूट जाते हैं, उन्हें हम कहते हैं सॉफ्ट एसिड्स। ऐसे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स मतलब एसिड्स, ऐसे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स जो आसानी से अपने एक्वस सॉल्यूशन में डिसोसिएट हो जाते हैं, उनको हम कहते हैं भैया सॉफ्ट एसिड। और ऐसे बेसिस या ऐसे सब्सटेंस जो इलेक्ट्रॉन डोनर है और आसानी से
यहां पर मैं बात कर रहा हूं इलेक्ट्रॉन डोनर की। ऐसे सब्सटेंस जो क्या है भैया, इलेक्ट्रॉन डोनर है, मतलब बेस हैं, और अपने एक्वस सॉल्यूशन में आसानी से क्या हो रहे हैं भैया, डिसोसिएट हो रहे हैं, तो उन्हें हम कहते हैं भैया सॉफ्ट बेस। तो मैं समझता हूं आपको हार्ड एसिड, हार्ड बेस, सॉफ्ट एसिड, सॉफ्ट बेस समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं साइज की। तो भैया सॉफ्ट होगा तो साइज बड़ा होगा तो आसानी से टूट जाएगा, तो यहां हो जाएगा एनर्जी आपकी क्या लगती है, कम लगती है, लेस एनर्जी लगती है, लेस। इसका अर्थ हुआ कि ऐसे सब्सटेंस जिनको तोड़ने में कम एनर्जी लगती है या इनका साइज बड़ा होता है, उन्हें हम कहते हैं सॉफ्ट बेस एंड एसिड्स। बात समझ में आ गई यहां तक? तो ये तो कॉन्सेप्ट हो गया आपका एसिड एंड बेस एंड सॉफ्ट एसिड एंड सॉफ्ट बेस, हार्ड एसिड एंड हार्ड बेस। अब जो इसका नेक्स्ट टाइप है उसका नाम है भैया HSAB प्रिंसिपल, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल होता है। तो आइए हम बात करते हैं HSAB प्रिंसिपल की। अब ये HSAB प्रिंसिपल क्या है, HSAB प्रिंसिपल का क्या अर्थ होता है, तो आइए जान लेते हैं। टॉपिक का नाम है HSAB प्रिंसिपल। HSAB प्रिंसिपल, H का अर्थ होता है हार्ड, S का मतलब होता है सॉफ्ट, A का मतलब होता है एसिड और B का मतलब होता है बेस। मतलब HSAB प्रिंसिपल का मतलब यह है हार्ड एसिड सॉफ्ट एसिड सॉफ्ट बेस प्रिंसिपल। अर्थात इस प्रिंसिपल के अनुसार हम ये पता लगाते हैं कि कौन एसिड हार्ड है, कौन एसिड सॉफ्ट है, कौन सी कॉम्प्लेक्स स्थायी बनेगी। हार्ड एसिड सॉफ्ट बेस वाले कॉम्प्लेक्स क्या होते हैं, सॉफ्ट एसिड सॉफ्ट बेस वाले कॉम्प्लेक्स क्या होते हैं, या इस प्रिंसिपल की मदद से किस प्रकार के जो कॉम्प्लेक्स हैं वो स्टेबल होंगे, किस प्रकार के कॉम्प्लेक्स अनस्टेबल होंगे, कौन पानी में कितना सॉल्युबल होगा, कौन पानी में कितना सॉल्युबल नहीं होगा, कैसे मेटल को एक्सट्रैक्शन कर सकते हैं, कहां से मेटल का एक्सट्रैक्शन नहीं कर सकते हैं। इस प्रकार की सभी चीजें HSAB प्रिंसिपल के द्वारा समझाई जा सकती हैं। तो सबसे पहला जो पॉइंट आता है वो HSAB प्रिंसिपल क्या कहता है कि वे ही कंपाउंड, दोज कंपाउंड्स या दोज कॉम्प्लेक्सेस आर स्टेबल कॉम्प्लेक्स, आर स्टेबल कॉम्प्लेक्स, दोज कॉम्प्लेक्सेस आर स्टेबल कॉम्प्लेक्स which contain hard acid and hard base और soft acid and soft base। तो पहला पॉइंट इसका क्या कहता है, ये देखिए, दोज कॉम्प्लेक्सेज विच आर स्टेबल कॉम्प्लेक्स which contain hard acid and hard base और soft acid and soft base। इनके अनुसार HSAB प्रिंसिपल के अनुसार केवल वे कॉम्प्लेक्स ही स्टेबल कॉम्प्लेक्स होंगी जो हार्ड एसिड और हार्ड बेस से मिलकर बनी हो या सॉफ्ट एसिड और सॉफ्ट बेस से मिलकर बनी हो। अर्थात कहने का अर्थ यह हुआ कि जो कॉम्प्लेक्स सेम एसिड और बेस से मिलकर बनी होती हैं, अर्थात हार्ड एसिड और हार्ड बेस, सॉफ्ट एसिड और सॉफ्ट बेस, उन्हें हम क्या कहते हैं भैया, कॉम्प्लेक्स जो होती हैं वो स्टेबल होती हैं। कैसी होती हैं, स्टेबल होती हैं। और ऐसी कॉम्प्लेक्स हैं जो हार्ड एसिड और सॉफ्ट बेस, हार्ड एसिड और सॉफ्ट बेस, तो सुन लीजिए, ऐसी कॉम्प्लेक्स हैं जो हार्ड एसिड और सॉफ्ट बेस से मिलकर बनी होती हैं, वे कॉम्प्लेक्सें अनस्टेबल होती हैं। कैसी होती हैं, अनस्टेबल होती हैं। हार्ड एसिड और हार्ड बेस से मिलकर बनने वाली कॉम्प्लेक्सें स्टेबल होती हैं। सॉफ्ट एसिड एंड सॉफ्ट बेस, तो कॉम्प्लेक्स कैसी होगी भैया, स्टेबल। सॉफ्ट एसिड
एंड हार्ड बेस, कॉम्प्लेक्स होगी भैया अनस्टेबल। कहने का मतलब यह है यहां हार्ड है तो यहां सॉफ्ट नहीं चलेगा, हार्ड है तो हार्ड चलेगा, सॉफ्ट है तो सॉफ्ट चलेगा, सॉफ्ट है तो हार्ड नहीं चलेगा। अर्थात HSAV प्रिंसिपल ये कहता है कि ऐसी कॉम्प्लेक्स स्टेबल कॉम्प्लेक्स कहलाती हैं जिनमें हार्ड एसिड हो तो पीछे उसके हार्ड बेस होना चाहिए, और सॉफ्ट एसिड है तो सॉफ्ट बेस होगा, तभी वो कॉम्प्लेक्स स्टेबल कहलाएगी। अन्यथा वो कॉम्प्लेक्स क्या हो जाएगी भैया, अनस्टेबल हो जाती है। तो यही कॉन्सेप्ट होता है आपका HSAV प्रिंसिपल का। तो एप्लीकेशंस ऑफ HSAV प्रिंसिपल, एप्लीकेशन ऑफ HSAV प्रिंसिपल, तो भैया HSAV प्रिंसिपल की एप्लीकेशंस क्या हैं? तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स, स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स। तो सबसे पहले हम जानेंगे, मैंने आपको बताया था HSAV के अनुसार जो कॉम्प्लेक्स हार्ड एसिड और हार्ड बेस से मिलकर बने होते हैं उन्हें आप स्टेबल कहते हैं, और जो आपका हार्ड एसिड और सॉफ्ट बेस से मिलकर बने हो या सॉफ्ट एसिड और सॉफ्ट बेस से मिलकर बने हो, तो देखिए भाई हार्ड एसिड एंड हार्ड बेस कॉम्प्लेक्स होगा स्टेबल, सॉफ्ट एसिड एंड सॉफ्ट बेस कॉम्प्लेक्स होगा स्टेबल। लेकिन हार्ड एसिड सॉफ्ट बेस और सॉफ्ट एसिड हार्ड बेस ये दोनों कॉम्प्लेक्स अनस्टेबल होते हैं और ये दोनों कॉम्प्लेक्स स्टेबल होते हैं। तो ये HSAV का प्रिंसिपल स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स बताता है कि कौन सा कॉम्प्लेक्स स्टेबल है और कौन सा कॉम्प्लेक्स स्टेबल नहीं है। सेकेंड एप्लीकेशन क्या होती है इसकी? सेकेंड एप्लीकेशन होती है सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी ऑफ एसिड एंड बेस, सॉल्युबिलिटी ऑफ एसिड एंड बेसिस। एसिड और बेसों की सॉल्युबिलिटी क्या है? तो आपको मैंने बताया था कि जो एसिड कम सॉल्युबल होते हैं उन्हें हम हार्ड एसिड कहते हैं, और जो कम सॉल्युबल बेस होते हैं उन्हें हम हार्ड बेस कहते हैं, और जो ज्यादा सॉल्युबल होते हैं या इजीली सॉल्युबल होते हैं उन्हें सॉफ्ट एसिड कहते हैं, और जो बेस ज्यादा सॉल्युबल होते हैं उन्हें सॉफ्ट बेस कहते हैं। तो ये आपका सॉल्युबिलिटी के बारे में बताता है। नंबर 3, इसकी एप्लीकेशन है एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। धातुओं का निष्कर्षण कैसे किया जाता है? तो इसके अनुसार धातुओं का एक्सट्रैक्शन कैसे किया जाता है, ये एप्लीकेशन भी इसके द्वारा बताई जाती है कि जो आपके कॉम्प्लेक्सेस हार्ड एसिड और हार्ड बेस से मिलकर बने होंगे या ऐसे कॉम्प्लेक्सेस जो आपके स्टेबल कॉम्प्लेक्स से बनते हैं उनसे मिनरल का एक्सट्रैक्शन आसानी से किया जा सकता है, और जो आपके अनस्टेबल कॉम्प्लेक्सेस होते हैं वहां से मिनरल का एक्सट्रैक्शन आसानी से नहीं किया जा सकता। तो ये HSAV प्रिंसिपल के कुछ एप्लीकेशंस होते हैं। इस हार्ड एसिड एंड बेस चैप्टर के अंतर्गत आज हम यहीं तक जान लेते हैं। मैं आशा करता हूं कि आपके बात समझ में आ गई होगी। धन्यवाद।